Everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Hudwar. Today we are discussing about a complete analysis for HPSC PGT screening computer. तो जैसा कि बार बार कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं स्टडी करते करते, थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं लग पाया, पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके से पढ़ें या फिर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है, किसको ज्यादा पढ़े, किसको ना पढ़े, किसको कम पढ़े। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप लोगों को सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक हमारा यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से है, दूसरा हमारा एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के नाम से। तो जो भी एचपीएससी से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको वहां पे मिलेगी, और क्लासेस से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। पेड क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दी जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा मेन डिस्कशन रहेगा कंप्लीट एनालिसिस फॉर एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स को डीमोरलाइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, पहले से आप लोग प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। आपके अगस्त 2019 में पहले एचएसएससी ने जब आपकी एडवर्टाइजमेंट किया था तो आप लोगों ने तब से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि तब से लेके आज तक कंटिन्यूअसली अपना स्टडी कर रहे हैं। तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। और अब जो है, पहले तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउटफुल ये रहता था कि एचएसएससी का यही नहीं पता भाई हरियाणा वाले पेपर कहाँ से दे दें, क्या क्वेश्चन पूछ ले, क्या ना दे, क्या दे दे। तो अब जो है एचपीएससी ने कमांड ले ली है, और एचपीएससी ने जब कमांड ले ली है तो वो लोग जो है उन्होंने जो आप लोगों का एक पूरा पेपर फॉर्मेट जो सेट कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास पूरा पेपर का पैटर्न है, पूरा पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो घबराने वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर जब पैटर्न डिफाइन हो गया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कितने सीएस के होंगे, कितने अदर पार्ट्स के होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को डिफाइंड है। 50 क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन पोर्शन के मिलेंगे, वहीं पे टोटल 100 क्वेश्चन आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर साइंस के मिलने वाले। ठीक है, ये है आपका कॉमन पोर्शन। तो इस चीज से तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मैम कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है, मैडम ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला टॉपिक हुआ तो ये वाला रह गया, इस वाले टॉपिक से मेरे क्वेश्चन लग गए, इस वाले टॉपिक से नहीं लगे। अरे यार घबराओ मत, टाइम है अभी आप लोगों के पास, और पहले से आप लोगों ने इतना स्टडी कर लिया है। तो अगर हम बात करें ये 50 पोर्शन जो है, ये 50 क्वेश्चन जो है भाई, ये आप लोग अपने एंड से जहां कहीं से आप लोगों को समझ आता है वहां से पढ़ो। साथ में ये मत सोचना, हल्के में मत लेना, इस पोर्शन को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज सीएस में तो आपकी कमांड है ही है, सीएस को तो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ ही है। साथ में जब आप कॉमन पोर्शन को भी कर लेंगे तो आप लोगों का कहीं ना कहीं अच्छा रैंक आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये तो है पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में आपको बता दिया गया है 50 क्वेश्चन कॉमन पोर्शन से आएंगे। कॉमन पोर्शन में भी स्पेसिफिक आप लोगों को टर्म्स दे दी गई है, पेडागोजी आएगी आपकी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, भी क्या क्या आएगा, और उसमें भी 5 क्वेश्चन आपके आईसीटी के आएंगे। तो आप लोगों के लिए तो ये 105 क्वेश्चन हो गए, 105 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, अब बात आती है कंप्यूटर साइंस के जो ये 100 क्वेश्चन है। तो ये जो 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेटेज जो हमारी आप लोगों की टर्म्स रखती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के सबसे ज्यादा कंटेंट रखते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। उससे भी पहले आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, उससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जो है सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस दिया है, साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी टर्म आपकी फर्स्ट यूनिट में भी दी है। तो यानी कि जो चीज 2 जगह कवर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू। अब उन्होंने ये तो कहा नहीं है कि आपकी टोटल जितनी यूनिट है, ये तो कहा नहीं है जितनी टोटल यूनिट है 100 क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आएंगे, कि आउट ऑफ टोटल सपोज आपके पास 14 यूनिट है या 13 यूनिट है, जितनी भी आपकी यूनिट है उसमें से आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज आएगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी करता है, स्टैटिक नहीं रहता है।
तो थोड़ा सा वेरी करता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग ये लगा के चलो कि आप लोगों को पेपर में जो है 9 से 10 क्वेश्चन अकेले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेंगे, और जो कि एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, पता नहीं भाई कहाँ से क्या पूछ ले, तो नहीं कह सकती, लेकिन 9 क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से इस पे सब्जेक्ट के कर पाएंगे, जो कि इतना इजी सब्जेक्ट है, और इसको हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, और जिसमें से 9 क्वेश्चन की मैं श्योरिटी देती हूँ कि हाँ 9 क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे। एक क्वेश्चन की भी किसकी कह रही हूँ, जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने क्लास में नहीं कराया है, जब हम रिविजन करेंगे लास्ट में, जब हमारा पेपर एक बार फाइनलाइज हो जाए कि पेपर कब होगा आपका, बिकॉज अभी तो हम पाइथन पे चले हुए हैं, तो जैसे ही पाइथन कंप्लीट हो जाएगा और साथ में जो आपकी पाइथन की सेकंड यूनिट है, मतलब जब टोटल पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जो छोटी छोटी नई टर्म्स बढ़ी हुई है सिलेबस में आई हुई है, वो टर्म्स जब आप लोगों को दे दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है यूनिट वाइज रिविजन करवाने वाली हूँ, यूनिट वाइज आप लोगों का रिवीजन कराने वाली हूँ। तो घबराना नहीं है, हर एक यूनिट आप लोगों की ऐसे टिप्स पे हो जाएगी कि आप लोगों को टेंशन लेनी ही नहीं है, वो टेंशन मेरी है, बस आप लोगों को जो आपको पढ़ाया है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज किस फॉर्म में करना है वो भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। आप लोग अपने जो स्टिकी नोट्स, मैंने जो बोला था वो स्टिकी नोट्स रखिए, जो इंपोर्टेंट पॉइंट, ऐसा नहीं है पूरी राम गाथा लिखनी है उस पर, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट, वो वाला की पॉइंट जो आपको याद नहीं रहता है, या फिर वो फॉर्मूला, कई बार हमारा जो कैटलन नंबर होता है, स्टूडेंट्स को कैटलन नंबर वैसे तो याद हो ही जाता है 2n/cn डिवाइड बाय n+1, लेकिन कैटलन नंबर फिर भी अगर आप भूल जाए तो कैटलन नंबर लिख लो। ठीक है, क्योंकि कैटलन नंबर हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कैटलन नंबर से। कैटलन नंबर का हमने यूज भी किया हुआ है, फिर भी अगर आप लोगों को माइंड से स्लिप है क्या कैटलन नंबर था, डीएस की क्लासेस देख लो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम कैटलन नंबर का यूज करते हैं। तो कैटलन नंबर हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमारे सीएस में बहुत जगह यूज होता है, तो उसको लिख लो। आप लोगों को ये सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें अगर आपको कोई सीक्वेंस नहीं आती है, जो हमारे लाइफ साइकिल मॉडल की जो लाइफ साइकिल है, उसमें अगर आप उसके फेजेस को भूल रहे हैं, फेज अगर एक बार टर्म याद आ गई तो अंदर का तो आपको पता ही है, लेकिन एक जो वो पर्टिकुलर फेज है, वो जो आपकी सीक्वेंस है, सीक्वेंस में अगर आपको कहीं पे गड़बड़ आ रही है भाई वो लिख लो। ठीक है, ट्री में सपोज एवीएल ट्री में किसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, तो एवीएल ट्री का की पॉइंट लिख लो। एवीएल ट्री है क्या, बेसिकली बाइनरी ट्री है प्लस बाइनरी सर्च ट्री है, प्लस साथ में आपके हाइट को बैलेंस करता है। हाइट में भी बैलेंस मीन्स डिफर बाय 1, 0, 1, -1, बस ये 3 नंबर लिख लो, इसी से आपको एवीएल ट्री याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखने अपने उन स्टिकी नोट्स पे, और उन स्टिकी नोट्स को आप लोग एक बार डेली रिवाइज कर लो। सुबह जैसे ही रात को सोने लगो एक बार रिवाइज कर दो, सुबह उठो एक बार रिवाइज कर दो। वो पॉइंट मैं ऐसा बोलती हूँ आपको आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये रिवीजन यूनिट वाइज जब होगा जब आपका एग्जाम नियर बाय होगा, तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका पेपर फेब में ही होने वाला है जैसा दिया गया है, क्योंकि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आगे एक्सटेंड की गई थी, अभी 1 जनवरी तक तो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं, तो अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। 45 दिन तो वैसे ही हैं जो ऑफिशियल डेट थी, लेकिन फिर भी जब डेट आगे एक्सटेंड की गई थी तो उसकी वजह से आप लोगों का पेपर भी आगे एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है, तो मार्च तक तो पेपर जरूर डिले होगा। तो जो वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें हम रिवीजन करेंगे, अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी मिलेगा तो भी फेब में 1 से रिवाइज करना शुरू कर देंगे। डेली की एक यूनिट में सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपको सारे टॉपिक्स ऐसे हो जाएंगे टिप्स पे कि पेपर में जाते ही बस आपको क्या करना है कि आपने सारा टॉपिक खाया हुआ है, आपको बस पेपर में जाते ही क्या करना है, वो पॉइंट माइंड से आया, ओ ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, बस ऐसे टिक लगाने हैं। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो अच्छी बात है ना भाई, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो गलत बात है ये, लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए अच्छी बात ये है कि कोई दूसरा बच्चा जो है जिसने नहीं पढ़ा उसका आंसर तुक्के से ठीक नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग में जो स्टूडेंट्स को लगता है मैडम इसका लक अच्छा था, मेरा लक बुरा था, और मुझे आते हुए भी गलत हो गया और इसको नहीं आता था तो भी इसका ठीक हो गया, इसने तुक्के मारे थे, तो भैया आप तुक्के नहीं मार पाओगे, जिसको आता है वही करेगा, अदरवाइज तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बेनिफिट भी है बहुत ज्यादा। तो यूनिट वाइज आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम से ज्यादा क्वेश्चन आने के क्यों चांसेस है, क्योंकि जितने भी हमारे टॉपिक्स है ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए।
हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से पेपर में आता ही आता है। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ ट्री की, तो ट्री से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो 4 से 5 क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? सिंपल आपसे ट्री पूछ सकता है, भाई ट्री होता क्या है, कितने टाइप का, बाइनरी ट्री कैसा होता है, बीएसटी कैसा होता है। ट्री ट्रेवर्सल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्री ट्रेवर्सल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ट्रेवर्सल से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। साथ में ट्री की जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, लाइक हाइट को लेकर या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को लेकर, हाइट और मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स को लेकर, तो इनसे रिगार्डिंग आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो ट्री से बनते ही बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन टोटल ट्री से हो गए। टोटल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके स्टैक से पूछे जाते हैं कि इंसर्शन डिलीशन कैसे होगा, एक आपकी स्टैक की एप्लीकेशन से, लाइक एप्लीकेशन में भी मोस्टली जो आपका पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स इवेल्युएशन होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, इनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछा जाता है वरना रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है सॉर्टिंग से, सॉर्टिंग और सर्चिंग। तो सर्चिंग में भी आपका बेसिकली या तो रिकरेंस रिलेशन पूछेगा, लीनियर सर्च का, बाइनरी सर्च का, और शॉर्टिंग में किसी भी शॉर्टिंग को देके आपसे पूछ सकता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन करने पड़ेंगे, कॉस्ट क्या रहेगी, बेस्ट केस में क्या रहेगी, एवरेज केस में क्या रहेगी, आपकी वर्स्ट केस में क्या रहेगी। और आज जो है मैंने डेटा स्ट्रक्चर का आप लोगों को एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, तो ये जो है आप लोगों को अपडेट कर दिया है एप्लीकेशन पे। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस लगा के देख लिए होंगे। इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा वो क्वेश्चन हम जो है डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 100+ क्वेश्चन है इसमें, आपके 100+ क्वेश्चन है, तो इन सभी सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारे पास टॉप कंपाइलर, टीओसी और कंपाइलर। मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ क्यों लिख रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो पेपर में दिया ही है, और इसके साथ ही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में एक आपका बिग ओ दिया था, बिग ओ, ओमेगा, असिम्प्टोटिक नोटेशन, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन से एक क्वेश्चन पूछ सकता है बेसिक, और साथ में भी ग्राफ भी तो दिया था, ग्राफ, इस बार ग्राफ थ्योरी दे दिया, तो ग्राफ थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने। एक क्वेश्चन तो आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ से पूछ सकता है, किसी भी टाइप का एक ग्राफ देगा, पूछेगा ये कैसा ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंप्लीट ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, बाइपर्टाइट ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, या फिर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो सकते हैं, बीएफएस डीएफएस का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टैक कहाँ यूज करेंगे, बीएफएस में करेंगे या डीएफएस में करेंगे, क्यू कहाँ यूज करेंगे, बीएफएस में या डीएफएस में, स्पैनिंग ट्री में मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है आपकी, कितने नंबर ऑफ एजेस रहेंगे मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गो से पूछे जा सकते हैं। सेकंड है हमारे पास टॉप कंपाइलर। हाँ, मैं जो पॉइंट में बोल रही थी कि मैं इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ क्यों लिखती हूँ, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो, टॉप और कंपाइलर, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए, बिकॉज जो कंपाइलर है उसकी पहली सीढ़ी क्या है, टीओसी। जब तक आपको टीओसी नहीं आएगा कंपाइलर नहीं आएगा। सेम एज एल्गो की पहली सीढ़ी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। जब तक आपको डेटा स्ट्रक्चर का प्री रिक्विजिट नहीं पता होगा तब तक आपको एल्गो नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए हम पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देन एल्गो पढ़ते हैं, सेम एज पहले टॉक पढ़ते हैं फिर कंपाइलर पढ़ते हैं। तो टॉक कंपाइलर में अब स्टूडेंट्स को लगता है मैडम सारा सिलेबस दे दिया, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, भाई लेवल भी तो देखो, लेक्चरर बेस आपके स्कूल लेवल का है, 11th-12th का है, पीजी लेवल तक का स्ट्रीम पूछा है, लेकिन वहीं पे ये दिया है ना आपको टॉक कंपाइलर। तो टॉक कंपाइलर में आपके सारे के सारे कंप्यूटेशन मॉडल पूछ सकता है, जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा, जो हमारे सारे ऑटोमेटा होते हैं उनको पूछ सकता है, प्लस साथ में ऑटोमेटा के साथ साथ जितने भी ग्रामर हैं, रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, तो ग्रामर पूछ सकता है, प्लस साथ में सारी लैंग्वेज पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 ही टर्म बनती है, और इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम अपने रिवीजन क्लास में करेंगे। प्लस साथ में कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइलर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फेजेस से लेकर, कौन कौन से फेज होते हैं, कितने फेज होते हैं, एरर क्या होता है, कौन कौन से एरर होते हैं, किस टाइप का एरर, एक छोटा सा कोड देके आपसे पूछ सकता है कौन सा एरर है। साथ में क्वेश्चन आपसे टोकन से पूछा जाता है, एक छोटा सा कोड देके आपसे पूछेगा कितने टोटल नंबर ऑफ टोकन है इन प्रोग्राम में, या फिर फर्स्ट और फॉलो, फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, फॉलो ऑफ बी क्या होगा। तो ये मैंने अपना सारा पेड क्लासेस में आप लोगों को बहुत डिटेल में कराया हुआ है। फिर भी हम लास्ट में टॉप कंपाइलर डेटा हर एक यूनिट को यूनिट वाइज हम रिवाइज
करने वाले। तो टॉक कंपाइलर से भी दोनों यूनिट से आप लगा के चलो, दोनों यूनिट का अगर हम सेपरेशन करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके टॉक कंपाइलर से पूछे जाने हैं। ठीक है भाई, 10 से 12 क्वेश्चन आपके टॉक कंपाइलर से पूछे जाने हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इस बार बहुत ही बेसिक सा आप लोगों को दिया है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कोएक्सियल केबल, और आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स में उनका आपसे बेसिकली एड्रेस पूछ सकता है, आईपी एड्रेसिंग। तो सारी की सारी बेसिक टर्म दी है। सीएन में तो कुछ भी इतना एडवांस नहीं दिया कि आपको बहुत ही हाई लेवल का पढ़ना पड़े। स्विचिंग दिया है, सर्किट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग क्या है, तो सारी टर्म्स हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग की। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से 6 से 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, उससे पहले भाई आप डेटा स्ट्रक्चर लिख लो। उससे पहले सॉरी डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल, डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल। उसके बाद जो हमारा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल। डीबीएमएस में भी आपको ज्यादा नहीं करना है, जस्ट आपने क्या करना है, सिंपल ईआर मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, आपकी नॉर्मल फॉर्म्स क्या रहती हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ट्रांजिटिव, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज हमने पढ़ी हैं। और जब इतनी डिपेंडेंसी पढ़ लेंगे तो उसके साथ साथ भाई नॉर्मल फॉर्म तो खुद ही कर लेना। क्या पता जब डिपेंडेंसी दे दिया तो नॉर्मल फॉर्म से तो क्वेश्चन बनता ही है। तो नॉर्मल फॉर्म तक आपको डीबीएमएस में करना है। एसक्यूएल की काफी सारी कमांड दी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको डीबीएमएस की बजाय आपको ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेंगे, एसक्यूएल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो 8 से 9 क्वेश्चन आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस एसक्यूएल से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी 2-3 जगह आपको हर एक फर्स्ट यूनिट में भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अलग यूनिट है उसमें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। तो ये टॉपिक भी आपका थोड़ी सी ज्यादा वेटेज रखता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपको 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सारे टॉपिक करने, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ना गिवन हो। ठीक है भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ही बेसिक टर्म, जस्ट आपको एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से, उन मॉडल्स का थोड़ा सा डिटेल में करना है। साथ में इसी में आपको डीडब्ल्यूडीएम भी करना है भाई। डीडब्ल्यूडीएम डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग करना है। ठीक है, सारे के सारे मॉडल्स करने हैं, डीडब्ल्यूडीएम करना है। और यहाँ से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है, क्रिस्प सिलेबस है। मेमोरी क्या है, बाइट बिट क्या है, आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो ये भी आपका फर्स्ट यूनिट और आई थिंक 6th और 7th यूनिट, दोनों यूनिट मिला के जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, ये दोनों ही आपकी बहुत ही बेसिक यूनिट है। इन दोनों यूनिट से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, बहुत सारी नई न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारी होती है, न्यू टर्म्स ऐड की गई हैं। एनएलपी क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आपकी एनएलपी क्या है, डीप लर्निंग क्या है। तो ये बेसिक टर्म, अगर मशीन लर्निंग से क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज मशीन लर्निंग, या फिर मशीन लर्निंग में हम कौन कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, कौन सा मॉडल, क्लासिफिकेशन क्या है, आपका रिग्रेशन क्या है, ठीक है, लीनियर क्या है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस साथ में अब लास्ट आता है हमारे पास, इससे अलग अगर भाई कोई और टॉपिक एक्स्ट्रा अगर कोई टॉपिक है तो वो देख लेना। अगर कोई एक्स्ट्रा यूनिट बच गई है, आई थिंक सारे कवर हो गए हैं हमारे। वन टू थ्री फोर फाइव 6 7 8 9 10 11 12, हाँ बस हो तो गए। नेक्स्ट 13 14। अब आता है हमारे पास पाइथन। तो पाइथन आपकी बेसिकली 2 यूनिट में है। तो भी यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 3। तो ये आपका बेसिकली पाइथन का जो हमारा पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस बहुत ही, आप लोगों को लग रहा होगा मैडम इतना सारा सिलेबस है, 2 पेज में भर के 2 यूनिट है।
तो कितने क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे से हैं, टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे से हैं। तो अगर हम बात करें पाइथन की, तो अकेले पाइथन से दोनों यूनिट से आप लोगों को 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अकेले दोनों यूनिट से भी आप लोगों को 12 से 14 या 14 से 15, 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को पाइथन के देखने को मिल सकते हैं, जो कि अच्छी खासी वेटेज है। और नया सब्जेक्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो कि यहाँ पे मार खाएंगे। जिसने पाइथन नहीं पढ़ा है वो स्टूडेंट, उसको आप यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं बहुत आसानी से, बिकॉज आप लोग जो है पाइथन भी कर रहे हैं। और पाइथन में हम कहाँ तक आ चुके हैं, एरर तक हमने पढ़ लिया है। सेकेंड यूनिट का आई थिंक 5th पार्ट है, सेकेंड यूनिट का आई थिंक 5th पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और डे बाय डे हम अपनी क्लासेस में 1 by 1 करके हम अपने हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सारा सिलेबस कवर हो जाए, मोस्टली सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ पाइथन बचा हुआ है आप लोगों का, जिसमें से 8 क्लासेस तो आप लोगों की पाइथन भी हो चुकी हैं, 8 क्लासेस पाइथन की हो चुकी हैं, जिसमें मोस्टली क्लासेस आपकी 130 प्लस आर की हैं, 130 प्लस आर की हैं। इन 8 क्लासेस के बाद अभी कम से कम इसमें 10 से 12 क्लासेस और भी होंगी, कम से कम 10 से 12 क्लासेस और भी होंगी। तो ये 10 से 12 क्लासेस होने के बाद अब जनवरी का फर्स्ट वीक चला हुआ है, ये लगा लो जनवरी के सेकंड वीक, थर्ड वीक में आप लोगों का पाइथन कंप्लीट हो चुका होगा। जनवरी का जो लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक में जो आप लोगों के एक्स्ट्रा जो नए टॉपिक आए हैं वो टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे पेड क्लास में, वो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। देखिए सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक आप लोगों का पाइथन कंप्लीट हो चुका होगा, थर्ड वीक तक आप लोगों का पाइथन कंप्लीट हो चुका होगा। अगर कुछ टर्म बचेंगे तो साइड बाय साइड करते रहेंगे। प्लस फोर्थ वीक में मेरा जो टारगेट है, फोर्थ वीक में है आप लोगों को वो सभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स कराना जो कि आप लोगों के सिलेबस में अभी ऐड ऑन हुए हैं। प्लस साथ में फैब के फर्स्ट ऑफ फैब से लेकर और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम क्या ही करेंगे भाई, रिविजन ही करेंगे। और कोई काम हमारे पास है नहीं, खाली है, हम रिविजन ही करना है, जो कि आप लोगों को करना है। ठीक है, कराना मुझे है, लेकिन उसके लिए करना आप लोगों को। जब अगर मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगी तो कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोगों के सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो पाएंगे। तो सारा सिलेबस 15 फरवरी, अगर 15 को भी पेपर लेता है HPSC, अगर 15 फरवरी को भी लेता है तो आप लोगों का सारा सिलेबस भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, सब कुछ हो गया, टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, और बहुत सारे PYQs आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिले हुए हैं, उन सभी PYQs को लगा लो। प्लस साथ में आप लोगों को, जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी मैडम सब्जेक्ट वाइज MCQ दे दो, तो भी आज से मैंने सब्जेक्ट वाइज MCQ भी देने शुरू कर दिए हैं। सब्जेक्ट वाइज डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गो के आप लोगों को MCQ प्लस PYQ मिल चुके हैं। अगले 2 से 3 दिन में टॉप कंपाइलर के मिल जाएंगे, अगले 2 से 3 दिन में आप लोगों को टॉप कंपाइलर के मिल जाएंगे। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मिल जाएंगे। 2-3 दिन के गैप में हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 दिन के गैप में हर एक सब्जेक्ट के 1 by 1 करके आप लोगों के सारे सब्जेक्ट वाइज MCQs भी अपलोड हो जाएंगे। PYQ ऑलरेडी अपलोडेड है और इन सभी क्वेश्चंस को पहले आप लोग खुद लगाएंगे। जैसे ही हमारी डाउट सेशन रहेगा, डाउट सेशन हमारा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे में रहा करेगा, तो जब भी आप लोगों का डाउट सेशन होगा तब हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही फास्टली वे में रिवाइज करेंगे। आई होप ये सारा पूरा कंसेप्चुअल एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोगों के पास पोस्ट बहुत हैं, आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप लोगों को डेली कॉन्टिन्यूसली पढ़ने की जरूरत है। अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।